आती है मेरे ख्याल से। और मैं भी इतना जानती हूँ कि मैंने जब ये टेंथ ज्वाइन किया था उस टाइम पे मैं हमेशा यही सोच कर आई थी, जब मैंने इसमें पहली बार एंट्री ली थी, कि मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे स्वस्थ होना है। क्योंकि मुझे बीमार होते होते बहुत समय हो गया था। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने लंबे समय कोई बीमार पड़ सकता है। मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने कई बार तो शेयरिंग की है अपनी भी, और कई बार लोगों को बताया भी है। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी एंट्री कैसी हुई थी स्टेन्स में। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि कोई पीपीटी शेयर करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे बीच में टाइम काफी ज्यादा है। तो मैं टाइम मिलेगा तो मैं ये वाली पीपीटी आप सभी के बीच में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में सभी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सॉरी। तो मैं जब स्टेन्स में आई थी, जब मेरी एंट्री हुई थी, तो मैं फर्स्ट टाइम अजय सर से मिली थी। तो मैं उस टाइम पे बहुत बीमार थी। जिसे बोलते हैं ना कि हमेशा बेड रेस्ट पे रहना, कोई काम ना करना। और आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे इंसान को क्या क्या फील होता है, कि वो बीमारी के अलावा, आराम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं भी बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी हमेशा, या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, या फिर मैं और लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप बीमार होते हो ना, तो आप नॉर्मल नहीं रहते हो, है ना। तो वो जो चीज हमारे बीच में होती है ना, वो खत्म हो जाती है कि नहीं, हमें अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हमारे ऊपर से बहुत सारी चीजें हमें ना डाउट में डालती हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे फादर हमेशा मुझे समझाते थे, बेटा मैं वो बेटा तुम वो कर सकती हो कि शायद हमारे परिवार में किसी ने वो नहीं किया हो। तो मैं हमेशा खुश होती थी। और आज मेरे फादर नहीं है, लेकिन मुझे मेरे अपलाइन ऐसे मिले हैं कि मेरे फादर की जगह ले ली उन्होंने। तो मैं आज अपने फादर को इतना मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन का इतना प्यार मिला है। तो मैं आप सभी के बीच में ये बताना चाहूंगी कि आज मैं जो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बैठी हूँ ना, और आप सभी के बीच में एक एलटीपी सेशन ले रही हूँ, वो सिर्फ मेरे अपलाइन की वजह से है। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक इंसान का होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपका ब्रदर हो सकता है, या आपका अपलाइन हो सकता है। और मुझे अपलाइन के रूप में मुझे एक फादर मिले हैं। तो मेरे लिए तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मैं अपनी लाइफ इतनी अच्छे से जी पा रही हूँ आज आपको, इसलिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगी धीरे धीरे। कि जब मैं टेंस में आई थी, तब मैं बहुत बीमार थी। अजय सर से मेरी मुलाकात हुई थी। तो सर ने बोला था क्या, मैं बताने लगी थी तो सर ने बोला, नहीं आप अभी मुझे कुछ मत बताइए, मैं आपका एक चेकअप करूंगा। तो मैंने बोला ओके सर। तो मुझे लगा कि चेकअप पता नहीं कैसा होगा। अब जब बोल रहे हैं तो चेकअप में तो सारी चीजें आ ही जाती हैं। तो नॉर्मली मैं तो वही ब्लड टेस्ट करना या फिर कोई वैसा चेकअप समझ रही थी। मुझे नहीं आइडिया था कि एक छोटा सा डिवाइस जिसे हम इकोलाइफ बोलते हैं, उससे हम सारी बीमारियां चेक कर सकते हैं। तो जब सर ने वो डिवाइस निकाला था, और फिर मैंने देखा ये फोन जैसा डिवाइस क्या है, तो फिर मैं मतलब अपने मन ही मन में सोचने लगी, पता नहीं, हो सकता है। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया था सर से। जैसे ही सर ने चेकअप करना शुरू किया, सर ने बोला कि अपना लेफ्ट हैंड दो, उससे हम चेकअप करेंगे, और ये आपकी सारी परेशानियों के बारे में बता देगा। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा कैसा डिवाइस है जो कि हमारी सारी बीमारियों को बता देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सभी को ऐसा लगता है कि ये छोटी सी चीज क्या बताएगी। तो जब सर ने मेरा चेकअप करना शुरू किया था, तब मुझे पता चला। मैंने कुछ नहीं बताया था सर से। सर ने ये बोला, आपको ये प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला हाँ सर। के सर ने बोला कि यहाँ पर आपको ये महसूस होगा जैसे मच्छर या चींटी काटती है, उससे कंपेयर करना कितना तेज लग रहा है, कितना कम लग रहा है। तो मैंने बोला ओके। तो सर ने बोला कि आपको ये परेशानी है। मैंने बोला हाँ सर।
फिर बोला कि ये, मैंने बोला बिल्कुल सर, मुझे ये सारी परेशानी होती है। तो मैं सच बता रही हूँ कि मेरी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी सारी परेशानी, कि मैं हैरान हो गई कि मैं पूरी बीमारी की दुकान हूँ। है ना, सभी को लगता है कि एक बीमारी हो तो समझ में आए। अब सारी परेशानियां मेरे अंदर भरी हुई थी। तो मैंने बोला कि हाँ सर, ये आपको कैसे पता चला? तो सर ने बोला, ये छोटी सी मशीन है लेकिन ये 5% तक आपकी बीमारी बता देती है। हाँ, जो एलोपैथिक रिपोर्ट में नहीं आती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी एलोपैथिक जो रिपोर्ट हुई थी, सीटी स्कैन हुआ था, एक बार नहीं 100 बार हुआ था। क्योंकि मुझे दर्द बहुत होता था, इतना दर्द होता था कि मैं रोती थी। और घर वाले सब परेशान होते थे, 2-2 3-3 दिन तक दर्द बंद नहीं होता था, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तो सर ने भी ये चीज बताई थी, तो मैं हैरान हो गई थी। तो मैंने बोला कि हाँ, कुछ तो है इसमें। तो मैं सर की बातें सुनती रही, सर ने मुझे सारी चीजें बताई और उन्होंने मुझे थेरेपी देना शुरू किया। और सबसे अच्छी बात कि सर ने मेरे से ना ना तो चेकअप का चार्ज किया था, और 20 डेज जो मुझे थेरेपी दी थी ना, उसका भी कोई चार्ज नहीं दिया। तो सर ने बोला कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप स्वस्थ हो जाओ और यहाँ पे कंटिन्यू थेरेपी लेने आओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मेरे घर से काफी दूर पड़ जाता है, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, इतना डिस्टेंस आता है। माफी चाहूंगी, थोड़ा गला हो जाता है। तो मैं डेली जाती थी, और दोपहर में जाती थी और शाम में वापस आती थी। सर से बातें करना अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे सर ने मुझे बिजनेस प्लान समझाया, क्योंकि पहली बार मैं किसी कंपनी का बिजनेस प्लान समझ रही थी और मुझे रिलीफ मिलता जा रहा था, तो मुझे बिजनेस प्लान सुनने में अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे जब इतना आराम मिल रहा है, मेरे दर्द में इतना आराम मिल रहा है, तो मुझे उस चीज को समझना चाहिए, उस बिजनेस प्लान को समझना चाहिए। तो सर जी ने जब मुझे बिजनेस प्लान समझाया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। सर ने कई चॉइस मेरे सामने ऑप्शंस रखे थे, चॉइस तो नहीं कहूंगी, ऑप्शंस रखे थे, उसमें से कहा इसमें से चूज करो कि आपको अपनी जिंदगी में 5 साल बाद क्या चाहिए। तो जो मैंने चूज किया, क्योंकि मेरे सपने काफी बड़े बड़े और मुझे वो कंप्लीट करने, वो पूरे करने। और ये मुझे अब लगता है कि मैं 100% कंप्लीट कर पाऊंगी। तो जब सर ने मुझे चूज करने के लिए बोला, मैंने चूज किया, तो सर ने बोला कि आप ये कर सकती हो आने वाले 5 साल में। तो मैंने कहा सर, इससे अच्छा क्या होगा जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और उन सपनों को पूरा करने के बारे में, और वो पॉसिबल भी नहीं है नॉर्मल लाइफ में। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम कितनी भी प्राइवेट जॉब करें, कितनी भी गवर्नमेंट जॉब करें, जो हमारे रियल ड्रीम होते हैं ना, जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, वो हम कभी पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी जितनी सैलरी होती है ना, परिवार को पालने में, उनका ख्याल रखने में निकल जाती है। यहाँ तक कि हम अपनी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। कि हमारा कभी कोई ड्रीम होता है, छोटा से बता रही हूँ, कि एक बाइक लेनी है या स्कूटी लेनी है या एक फोन लेना है, हम उसके बारे में ना 100 बार सोचेंगे। इसलिए सोचेंगे क्योंकि हमारी सैलरी 10,000 या 15,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000, और गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनकी 50-60 हजार। लेकिन उनके फैमिली के खर्चे भी तो उतने ही हो जाते हैं ना। बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, हर चीज के बारे में सोचते हैं। और पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं। और काफी चीजें होती है कि हमारा हर चीज में वो खर्चा होता जाता है, उससे हमारी ना कभी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो मई मंथ के एंड में हम हमेशा ये कहते हैं कि अब पैसे नहीं बचे या ये नहीं बचा, अब सैलरी आई, इसका देना है, उसका देना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ में ना कर्जे भी बहुत हो जाते हैं लोगों के पास, है ना। कभी रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आना, ये फंक्शन होना, वो फंक्शन होना, और यहाँ पे नहीं गए तो ये बुरा मान जाएगा, वहां नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगा। ये चीजें सोच सोच के ना हम इतना कर्जा ले लेते हैं कि उसको चुकाते चुकाते हमारी पूरी जिंदगी ना बीत जाती है ना। जो हम अपनी जिंदगी में, हमें एंजॉय करना चाहिए और कंट्रीज विजिट करनी चाहिए, हर जगह घूमना चाहिए, वो तो हम नहीं कर पाते। क्योंकि हमें वो सारी चीजें नहीं मिली होती हैं, क्योंकि हम सोचने में लग जाते हैं हमें ये करना है, फैमिली को ये देना है। हमारे पास बचा क्या, 50 रुपए या 1,000 रुपए, उससे क्या कर सकते हैं? फिर हम सारी चीजें ईएमआई पे लेना शुरू कर देते हैं कि सैलरी आएगी उसमें से 1,000 रुपए महीने ही भरता रहूंगा। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि ईएमआई हमें कितनी महंगी पड़ जाती है।
और ये सारी चीजें ना सभी के साथ होती है नॉर्मल लाइफ में, तो मैंने ये सारी चीजें सोची। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए जिसका बिजनेस प्लान बहुत अमेजिंग है, इतना जबरदस्त कि मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ, अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस प्लान सुना है तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बिना ज्वाइन किए रुक जाओगे। अगर जो रुक जाता है ना बिना ज्वाइन किए बिना काम किए, तो वो बेवकूफ होता है दुनिया का। उसमें 1% भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि मैं उस इंसान को समझदार नहीं समझती हूँ। अगर समझदार होता तो वो प्लान सुनने के बाद ना कभी भी इनकार नहीं करेगा। और जैसे कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट होना है। और स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये सीखा है कि 24 आवर कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। और आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ होते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते, और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप मेहनत करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितना मैं कर पाती, मैं अपनी कंफर्ट जोन से ज्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है। और जैसे कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स है ना हमेशा बोलते हैं, मैंने हर्षवर्धन सर का एक वीडियो सुना था, उन्होंने कहा था, सोनू सर ने भी कहा था, सोनू शर्मा सर ने, जो उनका जो मोटिवेशनल लीडर हैं, कोच है, उन्होंने भी अपनी वीडियोस में यही बोला, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते कि नहीं, फैमिली के साथ है, हमें ये करना, हमें खाना मिल रहा है टाइमली, हमें सारी चीजें मिल रही, तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। और ये थिंकिंग इंडिया में ना सभी लोगों की है। और इसमें मैं कोई रेशियो नहीं दूंगी, मैं पूरा 100% बोलूंगी। क्यों 100% बोलूंगी, ये भी मैं रीजन आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी होती है, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमें सिखाया जाता है, जो हम दुनिया को देख के सीखते हैं, उसमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि कुछ नहीं, पेरेंट्स का दिया हुआ है, उससे मजे करो, जिंदगी बिताओ, और अपना कुछ नहीं एंजॉय करो। आजकल के लोगों की मेंटेलिटी मैं देख रही हूँ, आज की जो न्यू जनरेशन है, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ कि उन लोगों के मतलब कुछ है ही नहीं है, कुछ करना चाहते ही नहीं जिंदगी में। मतलब 5% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं, और 95% जो लोग के कुछ भी नहीं कर पाए, बस एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो या जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो। अगर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो तो आपका कोई काम नहीं है टेंस में। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपका वेलकम है इस टेंस ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैंने यहाँ से जो सीखा है ना, और जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई हूँ, और जो मैं यहाँ से सीख के जाऊंगी, वो मैं इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं सीख सकती। देखिए, मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं, हम कितनी भी एजुकेशन ले ले, कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई हमेशा एक हद तक काम आती है ना। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेकर, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं, मैंने डिप्लोमा लिया था एक ब्यूटिशियन का। मैं आप सभी को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि मैंने एक डिप्लोमा लिया था। तो उसमें मैंने सीखा क्या था कि मैंने जितना भी हमारा थ्योरीज होती थी हमेशा लिख लेते थे। लिखने के बाद उसको अब पढ़ना तो मतलब क्या कि हम लिखने के बाद तो कॉपी उठा के रख देते, अपनी डायरी उठा के अलग रख देते, हमें मतलब ही नहीं होता है ना। तो जब तक हमारे प्रैक्टिकल नहीं होते थे वो चीज हमें क्लियर समझ में नहीं आती। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल करना, है ना। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके सीखोगे, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ चीजों को। मैंने कभी ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का एनपी क्या है ना। तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मार्केटिंग का एम भी नहीं जानती थी कि यहाँ से ये करना, ये बोलना है। मैं इस टेंस में आके सीखी हूँ। और आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, एजुकेशन से लेके आपकी सेल्फ डेवलपमेंट से लेके हर चीज आपको इम्प्रूव कराई जाती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मेहनत करें तो सक्सेस जरूर हो जाओगे एक दिन। और मैं जैसे अपने हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बताना चाहूंगी, आप सभी सोच रहे होंगे ना कि मैंने बताया नहीं कि हेल्थ मुझे प्रॉब्लम क्या थी। मुझे प्रॉब्लम थी बैकबोन की, है ना। डॉक्टर्स ने कहा, किसी ने
डेज, किसी ने L4 L5 की आपकी डेमिज है, आपकी कैल्शियम नहीं बन रहा है, आपकी हड्डी बढ़ रही है रीढ़ की, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग आंसर्स थे। आप सोच सकते हैं जिस डॉक्टर को दिखाओ वो कुछ और बोल रहा है, किसी और को दिखाओ तो वो कुछ और बोल रहा है। मेरे पेरेंट्स में हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे कि मैंने तो एक टाइम पे बोल दिया कि पापा अब रहने दीजिए, मेरा ट्रीटमेंट मत कराइए, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसी रहूंगी पूरी जिंदगी। तो पापा ने हार नहीं मानी थी। आयुर्वेदिक से लेके हर हॉस्पिटल में दिखाया। लखनऊ में बताया था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया, वहां से मेरा 3 साल ट्रीटमेंट चला था। गंगाराम हॉस्पिटल से मेरा 1.5 साल ट्रीटमेंट चला है। आगरा से मेरा 2 साल ट्रीटमेंट चल रहा है। फरुखाबाद से मेरा 1 साल ट्रीटमेंट चला है। अलीगढ़ से मेरा तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चला है। तो सोचिए आप, इतने साल मेरा ट्रीटमेंट चला है तो मैं कब से बीमार होंगी। मतलब जिस एज में लोग ना ड्रीम देखते हैं और कॉलेज जाते हैं, उस टाइम पे मैं बीमार पड़ी थी। मैं भी कॉलेज मतलब इतने महीने में या किसी टाइम में ठीक होगी तो चलेगी, वरना तो नहीं जाती थी। है ना। तो मेरी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी मेरी बीमारी की वजह से, क्योंकि मेरे से खड़ा ही नहीं हो जाता था। इतनी परेशान, इतना पेन होता था मेरी बैकबोन में, मेरी रीढ़ की जो हड्डी, इतना पेन होता था कि पता नहीं, बहुत प्रेशर लगता था खड़े होने में, कि बस मैं अब खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तो जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, पुलिस में है, वो मुरादाबाद के थे। तो उन्होंने कहा कि अ, भैया इस बेटी के ना ऑपरेशन मत कराना। हमारे रिश्तेदारों में एक बच्चे के ऑपरेशन हुआ था तो पैरालाइज हो गया। तो 99% तो पैरालाइज होने का खतरा रहता है अगर आपकी बैकबोन का ऑपरेशन हो जाता है। तो पापा डर गए कि नहीं, मेरी बेटी अब तो थोड़ा बहुत चल पाती है, और जब ऑपरेशन कराऊंगा तो पैरालाइज हो जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। पता नहीं मैं कब तक हूँ कब तक नहीं। और पता नहीं पीछे किसी ने ख्याल रखा कि नहीं रखा, मेरे पापा हमेशा इसी चिंता में रहते थे। हालांकि मेरे पापा को कैंसर था, मुझे पता नहीं चला था, मुझे पापा के लास्ट उस पे पता चला जब बहुत ज्यादा उनकी कीमोथेरेपी होना शुरू हुई थी, उनके ऑपरेशन होना शुरू हुआ था, तब मुझे पता चला था। नॉर्मली उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो तब तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि फादर को कैंसर है। उन्होंने अपनी बीमारी नहीं देखी और मुझे दिखाया था। तो मैं हमेशा रोती रहती थी कि पता नहीं क्या होगा मेरा, क्या नहीं। तो मैं, एक मेरा फील्ड भी था, मैं एक एक्टर भी थी, एक मॉडल भी थी। हाँ, साथ में करती थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ जाता था। और जब मैं थोड़ा ठीक होती थी, मैं फिर से कंटिन्यू कर देती थी। तो मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड से यानी अक्षय से हुई थी, अजय सर के बेटे से। तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे फादर एक्यूप्रेशर का करते हैं। तब मैं सर के पास गई थी, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने चेकअप किया था, थेरेपी दी थी और न्यूट्रिशन मुझे दिए थे। उनको लेने के बाद मैं इतना फिट हूँ कि आज मैं हमेशा न्यूट्रिशन लेती हूँ। मेरे न्यूट्रिशन चलते हैं Fe+, मल्टीविटामिन, जिंक, ओमेगा लाइफ और कोर्डिसेप्स। ये मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा यूज करती हूँ, अभी भी मैं यूज करती हूँ। और तब से मैं यूज करती, कोर्डिसेप्स तो मैं अभी यूज करना शुरू किया है। और सबसे ज्यादा मैं फैन हुई थी न्यूट्रिशन की, चिटोसन। उसका रिजल्ट तो मैं अभी तक नहीं भूल पाती हूँ, जो अमेजिंग रिजल्ट आता है उसका। तो मैं न्यूट्रिशन लेने के बाद आज इतनी फिट रह सकती हूँ, आज इतनी स्वस्थ रह सकती हूँ। तो आप क्यों ना अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, तभी स्वच्छ स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। और उससे पहले तो हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हम ये करें वो करें, ये बीमारी वो बीमारी। देखिए, बहाने लगाने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है ना। आप बुढ़ापे में भी बहाने लगा सकते हो, अभी मत लगाइए। मैं खुद को भी ये चीज बोलती हूँ, मैं इसलिए आप सभी को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से ये कहती हूँ, नहीं, मुझे हमेशा रेडी रहना है, हर एक स्टेप के लिए रेडी रहना है। मुझे अपनी जिंदगी में अभी कोई बहाने नहीं लगाने। कुछ चीजें हो जाती हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनको छोड़ के आप अपनी जिंदगी में कभी भी ना बहाने मत लगाइए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आज मैं ये हूँ, आज मैं वो हूँ। तो हमें वो सारी चीजें ना रोकनी होंगी और खुद को एकदम अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करानी है। उसके साथ साथ में ना आपको हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके हैप्पीनेस, सारी चीजों को पाना है। तो आप सभी के बारे में आप सभी के सामने मैं एक चीज, एक सा सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी है।
तो मैं एक ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जिन गलतियों को ना करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम बात करेंगे व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है ना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, है ना, वो एक सिस्टम पे चलती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, हमारी जो कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे लीवर, किडनी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी बैकबोन, ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी ना एक तरीके से ना सिस्टम है। कंपनी एक तरीके से अलग सिस्टम है और गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग हमेशा चलोगे, है ना, फोकस करोगे, तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कहते ना, एवरीथिंग फंक्शन स्मूथली ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बताना चाहूंगी कंपनी का सिस्टम फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है ना, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनके साथ क्या होता है। हर कंपनी का काम करने का एक सिस्टम होता है। जो लोग वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग असफल हो जाते हैं। आप अपनी कंपनी और आप अपने अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पहला स्टेप शुरू हो जाता है कामयाब होने के लिए। तो हम बात करेंगे अपने अपलाइन यानी सीनियर पर निर्भर रहना। जैसे होते ना, डिपेंड ऑन योर अपलाइन सीनियर, कि हमारा अपलाइन ही सब कुछ करेगा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपलाइन है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप गलत हैं। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं ये अपने आप को बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा कि मैं मेहनत करूंगी, मेरे अपलाइन मेरा साथ देंगे, और ऐसा होता है ना। जो लोग हर काम के लिए अपने सीनियर पर निर्भर हो रहते हैं, वह वो लोग ना असफल हो जाते हैं। ये बिजनेस आपका है, और आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब तक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाना पिलाना। जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपना खाना खुद उठाकर खाएं। फिर हमें माँ नहीं खिलाती है। तो ऐसे सिस्टम है, आपने आपके अपलाइन ने आपको सिखा दिया कि आपको करना क्या है, तो आप वो कीजिए ना। अब ये थोड़ी नहीं है कि आपको अपलाइन आपको गोद में उठा के लेके चलेंगे, या उंगली पकड़ के आपकी लेके चलेंगे कि नहीं यहाँ से वहां बैठो। अब आपको खुद भी निर्भर होना है ना। आपको आपकी कंपनी लगती है तो आप बिल्कुल भी खुद अपने काम अपने आप करेंगे। सलाह लीजिए आप अपने अपलाइन की। जहां आप कंफ्यूज हैं, तो वहां अपने अपलाइन को बताइए कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे ये नहीं पता है, मुझे कैसे करना चाहिए। तो आपके अपलाइन आपको समझाएंगे, एक रास्ता दिखाएंगे। अपलाइन इसीलिए होते हैं ना, तो उनका उस तरीके से उनसे बात कीजिए ना। अब आप 24 आवर उन पर निर्भर हो जाओगे कि नहीं मेरे अपलाइन करेंगे तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे अपलाइन नहीं बढ़ाएंगे तो मैं नहीं बढ़ूंगा, तो यही आपको ना सफलता से कोसों दूर रखता है। और आपका हम ना हमेशा एक चीज हमेशा सोचते हैं कि जल्दी अमीर होने की, क्योंकि जल्द से जल्द हम अमीर हो जाएं, हम इतना ये करें। कहते ना, क्यूरियोसिटी टू गेट रिच क्विक। तो हमें हमेशा ना उस जिज्ञासा को कम करना है कि हमें अमीर जल्दी बनना है ना। तो मेरी दादी कहती थी कि बेटा जितना तुम पैसे के पीछे भागोगी ना, पैसा तुमसे उतना दूर भागेगा। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। तो दादी मेरी बोलती थी बेटा उस काम के ऊपर फोकस करो जिससे पैसा आएगा। अगर खाली पैसे के ऊपर फोकस करना है तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप काम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके पास पैसा ना दौड़ के आएगा, है ना। मेरी दादी का हमेशा कहना था कि बेटा कमाओ ऐसे जैसे एक मजदूर कमाता है ना। और क्योंकि हमारी जो एज है ना, इस टाइम पे हमारे पास इतना समय कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनका जो भी कहने का जो तरीका था बहुत अलग था। मैं हमेशा उनसे बहुत प्यार करती थी, हमेशा उनके पास बैठती तो वो हमेशा मुझे समझाती रहती थी। मेरी दादी बहुत प्यारी थी। तो मैं वही चीज आपको कह रही हूँ कि आप ना अपने काम से प्यार कीजिए, पैसे से नहीं। पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा जब आपका काम अच्छा होगा तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिस बिजनेस में
बहुत जल्दी ही करोड़ों रुपए कमा लूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ना, वे लोग ना हमेशा उदास हो जाते हैं या उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो वो लोग ना असफलता की कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो धीरे के साथ आपको काम करना है ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कीजिए, सिस्टम को समझिए, 10 कोर स्टेप को फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। पैसे के बारे में सोचिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा जब आपने 10 कोर स्टेप को फॉलो किया होगा ना। तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पर पैसा आएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप सिस्टम को फॉलो करके चलिए। और जो लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं, है ना। जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हम ये नहीं करना चाहते, नहीं नहीं नहीं, जाइए जाइए। ऐसा होता है और सभी के साथ होता है। तो अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है ना, तो आपको उन लोगों की बातों को इग्नोर करके चलना है। 5 या 10 लोगों ने आपको मना कर दिया और हार मान ली आपने और घर बैठ के जाते हैं, तो वो लोग भी असफल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको सफल होना है तो 5, 10 या 50, 100 लोगों से भी मिलना पड़ेगा और उनसे ना भी सुननी पड़ेगी, है ना। अगर आप ना सुनने की आदत डाल देंगे ना और आप हार नहीं मानेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने सिस्टम को, अपने टीम के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब अपनी टीम को इग्नोर करते हैं ना, तो हमारी टीम हमसे दूर भागती है। और हम कहते हैं ना, हमेशा हमें अपनी टीम को साथ लेके चलना है और अपने सिस्टम को फॉलो करना है। तो अगर आप ये काम नहीं करते ना, आप इस असफल की कैटेगरी में आते हैं। जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से टीम आपकी है, उसका हर पल ध्यान रखें आप। और हमेशा यही काम होता है कि आप खुद, अगर आपके कोई नीचे लोग हैं, उनसे आप पूछें। जैसे हमारे अपलाइन करते हैं, अगर हम अपने अपलाइन के पास कॉल नहीं करते लेकिन हमारे अपलाइन हमसे पूछते हैं, तो हम कितने मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है ना कि हमें अपने अपलाइन के कदमों पे चलना है, उनको कॉपी करना है। लेकिन हम अब उनको कॉपी नहीं करते और अपना दिमाग चलाने लगते, तो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आप वो सारी चीजें सोच लेकर आए थे, वो कहाँ से पूरी होंगी। तो अगर आपको सफल होना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है अपनी टीम पर, समय से रिपोर्टिंग करें और जो भी प्रॉब्लम हो उनको उसको सॉल्व करें। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो वो हमेशा खुश रहेंगे और आपके साथ काम करेंगे। और हम बात करेंगे लक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होना। और आजकल ना बहुत लोगों के अंदर है। मैंने देखा है कि एक लोगों ने ना कर दी ना, तो वहीं पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। नहीं, मैं नहीं कर सकता इस बिजनेस को, मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं ये नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो हमेशा यही सोचते हैं, या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। अगर जिन लोगों ने आत्मविश्वास की कमी होती है ना, वह भी असफल हो जाते हैं। खुद पर भरोसा रखें, आप जरूर सफल होंगे, और ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी आपको, जब मैं शुरुआत में आई थी ये हालत मेरी भी हुई थी। अगर कोई ये बोलेगा नहीं 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 मैंने ये नहीं सोचा, तो मैं ये सोचूंगी वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक टाइम आता है कि हमें ये लगता है, क्योंकि मैं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि सामने ना 4 लोग मेरे को पता देखे क्या बोलते हैं, अरे लड़की होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जिसको एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है मुझे ना, मेरी फ्रेंड्स ये पूछती थी कि अतीमा तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद भी ना, तो मेरे दिमाग में कुछ लोगों की ना आ गई थी कि नहीं हम ये नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे खुद के ऊपर भरोसा कम हो गया। वहीं पर जहां पर हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिखता है ना, वहीं पर हम सिस्टम से दूर जाते हैं। तुम आपके पास ऐसे लोगों से आप बना के रखिए जो आपको सही रास्ता दिखाएं। और मेरी जिंदगी में मैंने कहा था ना कि मेरे फादर जैसे मेरे अपलाइन हैं, जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। मैं कई बार भटकी हूँ, मैं कई बार कंफ्यूज हुई हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं नहीं हुई।
लेकिन मेरे पास मेरे अपलाइन है मुझे समझाने के लिए, जो मुझे सही रास्ता दिखा देते हैं। तो वैसे ही आप कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और मैं बताना चाहूंगी, असफल होने के कारण क्या, असफल होने का डर है ना, फेयर ऑफ फेलियर। जो आपका डर है ना, वही आपको कमजोर बनाता है। कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि मैं सफल नहीं बन पाऊंगा, और वे लोग भी असफल हो जाते हैं, और ये सच है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो डर को खत्म कीजिए, अपने अंदर से निकाल के फेंकिए। क्योंकि आपका डर ना आपको हरा देता है। अगर आपको लगन होने चाहा हो आपको कामयाब होने की, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका डर भी आप पर हावी नहीं होगा। अपने डर को निकाल के फेंकिए। और ये काम मैंने खुद ने किया है, कि जो मुझे एक डर था ना, तो वो मैंने अपने डर को निकाल के फेंका, क्योंकि इस फील्ड में मैं पहली बार आई थी। तो मैं ये सोचती थी, मैं फैमिली को मैंने बताया, अपने भाई को ज्वाइन कराया, मैंने एक सेंटर चलाया है। सेंटर ओपन किया तो फैमिली को बताना पड़ता है ना, तो मुझे हमेशा शुरुआत में ये डर रहता था, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाई या मैं इसमें कुछ नहीं कर पाई तो मेरी फैमिली मुझसे क्या कहेगी, क्या सोचेगी। मैं हमेशा ऐसे सोचती रहती थी, नेगेटिव थॉट्स ना मेरे माइंड में आते रहते थे। फिर एक दिन मेरे भाई ने बोला, दीदी जब तक आप रिस्क नहीं लोगी ना, हमेशा डरती रहोगी कि मैं ये नहीं कर पाई तो क्या होगा, तब मैं वो नहीं कर पाई तो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि मैं पहले ऐसी नहीं थी, फादर के टाइम पे जब से मेरे फादर गए तब से मैं ऐसी हो गई हूँ कि लोगों के बारे में बहुत सोचती थी। लेकिन जब मेरे भाई ने, जब मेरी मम्मी ने जब मुझे बोला ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कामयाब हो या ना हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है तुम खुश रहो, तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं जितना डर रही हूँ ना, फालतू के डर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं डरना चाहिए। जब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो चार लोगों से मुझे करना क्या है, चार लोगों को मुझे क्यों दिखाना है, मुझे खुद को दिखाना है कामयाब होके। मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है कामयाब होके, कि वो मेरे हर कदम पर मेरे साथ हैं, मेरे से खुश हैं, और मेरा साथ हमेशा देंगी, चाहे मैं फेल हो जाऊं या मैं कामयाब हो जाऊं, तो मैं फेल होने से क्यों डरूं। और आप सभी ने सुना है कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं ना, वो एक बार में कामयाब नहीं हुए, वो 10 बार फेल हुए उसके बाद कामयाब हुए। तो हमें फेल होने से नहीं डरना है, हमें कामयाब होना है। तो वो अपने दिमाग से निकालिए, आप सफल हो जाएंगे। खुद के विकास पर कार्य ना करना, है ना, नॉट वर्किंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि हम खुद के विकास के लिए कोई काम नहीं करते, या फिर या हमें कुछ भी सीखना है ना। जैसे कि मैं ये कहूंगी, अगर मैं टेंथ में आई, अगर मैं उसका प्लान या उसका बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट या और भी चीजें वो नहीं सीख पाती, तो मेरा विकास कैसे होता, नहीं हो सकता था ना। तो मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया, है ना, मुझे एक ट्रेनिंग दिलवाई। और हम जो भी जूम पर मीटिंग के थ्रू सीखते हैं, वो सब हम लोगों ने सीखा है। और वो सब लोग हमें एक हर रोज एक नए तरीके से सीखते, एक नए लीडर के साथ सीखते हैं। तो हमें ना हमेशा अपने ऊपर काम करना है, आपको आपको ना खुद को इम्प्रूव कराना है, अपने अंदर ना इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने आप को ना नई नई चीजें सिखानी है। तब तक आप सीखेंगे नहीं ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। जो कि आप जब तक नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और सीखने से ना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा ना सीखने पे फोकस कीजिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रेगुलर ना आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, बुक्स पढ़िए, है ना, और एक डायरी लिखिए कि आपको हर रोज क्या चाहिए खुद से, आपको कैसे क्या करना है, आपको खुद को क्या सिखाना है, किस चीज की आपके अंदर कमी है। क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को ना अपने अंदर जो भी कमी होती है ना, वो फील हो जाती है, खुद दिख जाती है। तो उसको आप इम्प्रूव कीजिए, उसको आप सुधारिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमें अपने अंदर ना अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत होती है। सिर्फ सपने देखना लेकिन उसको पूरा ना करना,
या उसके लिए काम ना करना, है ना, जस्ट ड्रीमिंग बट नॉट वर्किंग टू फुलफिल इट। अगर हम अपने सपने के लिए ना खुद पर काम नहीं करेंगे, अपने सपनों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ सपने देखते हैं, कार लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, विदेश घूमने जाना है, लेकिन अपने उसके लिए कुछ भी नहीं करते, तो वो असफल ही हो जाते हैं ना। सपने देखना ही काफी नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल नहीं वो रियलिटी है। हमारे ए के पांडे सर, वो अपनी जर्नी बताते हैं ना, अपनी लाइफ जर्नी जब बताते हैं तो आप सभी सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। हमारे पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास ना न्यू जनरेशन, हमारे पास ना इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हमारे पास आज बाइक है, वो साइकिल पे अपनी बीसीएम लेके जाया करते थे, गली गली में घूमते थे। हमारे पास एक सेंटर है, डेमो सेंटर, जहाँ पर हम लोगों का बैठ के इलाज करते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की, तब जाके वो कामयाब हुए 17 साल में, 17 से 18 साल में। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या आप एक आपने ज्वाइन किया और कल ही आप कामयाब हो जाए। आपने आप ज्वाइन किया 1 महीने बाद बाइक खरीद ली, आपने आज ज्वाइन किया 2 महीने बाद कार खरीद ली, या आपने ज्वाइन किया 3 महीने बाद आपने घर खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। आप टाइम नहीं दोगे खुद को अपने सपनों के ऊपर काम करने के लिए, तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे। मेरे अपलाइन हमेशा मुझे सिखाते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा ही करो। मेहनत जितनी करोगे ना बेटा, उतना कामयाब होंगे। कभी मत डरो मेहनत करने से, ना कभी पीछे हटो और ना कभी शर्माओ के ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपने देखना अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन उसे पूरा करने के बारे में भी सोचिए, उस पे काम कीजिए, तो आपके सपने सच में पूरे हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे सपने पूरे होंगे, और मुझे अपनी मेहनत पर और मुझे अपनी लगन पर यकीन है, मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है कि मैं ये कर दिखाऊंगी। आज मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि मैं अपने जो भी मेरे सपने हैं ना, वो सारे सपने मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी, इसी प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन्स ऑर्गेनाइजेशन में। और बहुत लोग ऐसे आते हैं कि उनके सपने पूरे नहीं होते, 1 साल 1.5 साल देते हैं ज्वाइन करके, फिर छोड़ के चले जाते हैं, काम करते नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर आपको काम नहीं करना पड़ता, और ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर आपके सपने पूरे हो जाते हैं बिना काम किए। मुझे भी बताओ तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं रियलिटी में ज्यादा जीना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना सच्चाई में जीऊंगी उतना मेरे लिए अच्छा है। जब मैं सच्चाई में जीती हूँ ना, तब मैं उतनी मेहनत करती हूँ अपने सपने के लिए, उतना ही काम करती हूँ मैं अपने ऊपर। तो आप भी कीजिए, आप भी कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होंगी। और मेरे अपने फ्रेंड हमेशा बोलते हैं तुझे कामयाब बनाना है, और जब ये चीज वो बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे कामयाब होना है, और मुझे अभी कामयाब होना है, मुझे उतनी मेहनत करनी है कि ये सपना मैं मेरा भी सपना है, मेरे अपलाइन का सपना है कि मैं कामयाब हूँ। तो कीजिए ना, देर किस बात की है। तो हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, और ये इसको पढ़ने के बाद फिर मैं अपने सेशन को समाप्त करूंगी। असफल लोगों की बात सुनना, लिसनिंग टू अनसक्सेसफुल पीपल। और ये सच बात है, मैं एक बात कहूंगी, मेरे अपलाइन ने एक एग्जांपल दिया था। आपको डॉक्टर बनना है, क्या आप एक रिक्शे वाले से पूछेंगे क्या मेरा डॉक्टर बनना सही है? वो क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, रिक्शे में बहुत पैसा है, यहाँ पे रिक्शा चलाओ मेरे साथ। अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो आप किसी टिक्की बेचने वाले से या फिर गोलगप्पे बेचने वाले से पूछेंगे? नहीं ना। वो तो यही बोलेगा अरे उसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको गोलगप्पे बेचो या टिक्की बेचो, इसमें बहुत पैसा है। जो लोग करते हैं ना, उनको उस चीज में बहुत कुछ लगता है ना। अगर आप ना किसी की, उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते हो, है ना, अनसक्सेसफुल लोगों की, और सक्सेसफुल लोगों की बात सुनो, आप ना उसी कदमों पे चलोगे उनके अनुसार, है ना। क्योंकि हमारे लीडर्स हमें, हमारे अप्लायंस ना हमें इसलिए सिखाते हैं कि हम हमेशा बड़ा सोचे, बड़ा करें। हमें ऐसे लोगों की बातें सुने जो अपनी जिंदगी में कुछ कर चुके हैं, है ना। जैसे कि मैं देखती हूँ, मेरे अपलाइन हमेशा
मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ ना कुछ हमेशा लगे रहते, सीखते रहते। उनका जो फोकस होता है ना सीखने पर, मैं बहुत इंटरेस्ट होती हूँ। मैं कि सर इतनी मेहनत कर रही है इस एज में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। कहते ना कि हम अपने अपलाइन से सीखते हैं ज्यादातर, है ना। बचपन में हम जो भी अपनी फैमिली में देखते हैं वो सीखते हैं, और इस टाइम पे जो भी हम अपने बिजनेस में देखते हैं अपने अपलाइन को, हम वही सीखते हैं। आपको आपके डाउन लाइन आपको कॉपी करेगी, जैसे हम अपने अपलाइन को कॉपी करते हैं। तो वैसे ही आप बनो ना, जिससे कि आपकी डाउन लाइन आपकी तारीफ करके अपलाइन हो तो ऐसे हो, वरना तो ना हो, है ना। जो लोग ज्वाइनिंग के बाद असफल लोगों की बातें सुनते हैं वे लोग भी असफल हो जाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो असफल लोगों का उनकी बातें सुनना छोड़ दो। सफल लोगों की बातें सुनो, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी देखो, उनकी जर्नी देखो, उन्होंने क्या से क्या किया, कहाँ थे वो कहाँ आ गए। आज मैं सुनती हूँ हर्षवर्धन सर को, तो उन्होंने कहा था कि उनके सर पे पहले बाल थे, जैसे वो बताते हैं, जब शुरुआत में तो बोलते थे मैं कुछ भी नहीं था, कोई लोग मुझे जानते नहीं थे। तो उनको लगता था कि मेरे सर पे बहुत बोझ रखा है। तो उन्होंने ऐसी कोई बात बोली थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बाल कटवा दिए, मतलब गंजा करा लिया। उन्होंने उसको अपनी पहचान बना ली, और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज उनके पास सब कुछ है। आज उनको बच्चा बच्चा जानता है। और जैसे कि मैं उनका नाम भूल गई थी एक टाइम पर, तो मैंने उस पे डाला था टकला मोटिवेशनल, और उन्होंने ये चीज खुद से बोला था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था यूट्यूब पर कि सर आपका तो वीडियो टकला मोटिवेशनल के नाम से आ जाता है। उनका नाम डालने की जरूरत नहीं है, सोचो कि उनकी इतनी पहचान है, बच्चा बच्चा जानता है कि हर्षवर्धन जैन है। तो वैसे ही आप कीजिए ना, कि आप अपने अपलाइन के कदमों पे चलिए। देखिए आपके अपलाइन को सभी जानते होंगे टीएन्स में। आज मेरे अपलाइन को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि नहीं जानता। आउट ऑफ इंडिया में जितने भी हमारे टीएन्स में हैं, इंडिया में हर जगह के, यूपी में हो या यूपी से बाहर हो या कहीं पर भी हो, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ। सभी उनको जानते हैं, इंटरनेशनल पैनल पे सभी उनको जानते हैं। तो क्या आपको नहीं जानना चाहिए सभी को? आप भी चाहते ना कि मुझे भी जाने, तो वैसा ही काम कीजिए ना। अपने आप पर मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, कभी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना। और अपने काम को ना इतने प्यार से करो, इतना प्यार करो उस काम को, जैसे कि आप किसी से करते हो, यानी आपके पेरेंट्स, आप जिसके बिना रह नहीं सकते हो, है ना। उसी तरीके से अपने काम से प्यार कीजिए कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, आपको ये लाइफ में चाहिए, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सभी को समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेहनत करोगे और अपने सपने पूरा करोगे। और उम्मीद करती हूँ कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले, और ऐसी दुआ करती हूँ मैं ऊपर वाले से। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना इतने टाइम तक। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इतना बोलती जा रही हूँ, आप सभी ने कुछ भी नहीं बोला और मुझे सुनते रहे। सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और मुझे शांत होकर सुनने के लिए और बड़े ध्यान से सुनने के लिए। सो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। और टाइम हो रहा है 11:42, और हम लेंगे अब Great, शेयरिंग। great, great, wonderful, excellent, precious, amazing. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।